जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज का जो सेशन है, आज हम लोग आज से शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन। इससे पहले मैंने यूपी स्पेशल का सेशन करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग अगर नए विजिट किए हो चैनल पर, आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा पूरा। और आपके जितने भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन उसी से फंसने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उस प्लेलिस्ट को मैंने बनाया है। अच्छे से उतने ही चैप्टर मैंने कवर करवाए हैं जितने आपके परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का समय जाया ना करते हुए हम लोग शुरुआत आज के नए सेशन में करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज का जो सेशन है, आज हम शुरुआत करेंगे भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है, कितने चरणों में हुआ है, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। हमने हेडिंग डाली है भारत का संवैधानिक विकास। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भारत का जो संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है, सबसे पहले किसका परिणाम था, किस तरीके से कौन कौन चीजों को मिला के संविधान का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई है, जिसका जो है भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग देख लेते हैं। हेडिंग अब हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेंगे। सबसे पहले सबसे पहले आपका जो है पहला भाग, सबसे पहले आपका एक आ जाएगा पहला भाग, पहला भाग, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा भाग। इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो है ये आता है आपका ईस्ट इंडिया के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया, ये आता है ईस्ट इंडिया के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया जो है कंपनी, इसके अंतर्गत पारित जो पारित प्रमुख ब्रिटिश अधिनियम, पहला ये हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। दूसरा आपका हो जाएगा ब्रिटिश ताज के अधीन। किसके दोस्तों? ब्रिटिश ताज शासन के अधीन, शासन के अधीन या फिर अधीन पारित अधिनियम, पारित अधिनियम। ये दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आते हैं, उनको हम लोग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में डाल लीजिएगा, फर्स्ट में आप डाल लीजिएगा ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अधिनियम, आने वाले प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये आपकी हो गई फर्स्ट हेडिंग। देखेंगे नेक्स्ट अब हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इसके देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं। पहला इसके अंतर्गत आ जाएगा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। रिगु यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे आपका आ जाएगा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा आ जाएगा? रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1786। चार्टर एक्ट 1786 आया था। इसके पश्चात आपका आया था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 इसके बाद आया था अधिनियम। इसके बाद आया था 5वें नंबर पर चार्टर एक्ट 1833।
चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम आया था। उसके बाद आया था 6 नंबर पर चार्टर एक्ट 1853। कौन सा? चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अधिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट डालेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे हम लोग डालेंगे, दूसरे नंबर पर डालेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। दूसरे नंबर पर डालेंगे ब्रिटिश ब्रिटिश ताज। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। पारित अधिनियम ये हो गया दूसरे नंबर पर। ये हो गया आपका दूसरे नंबर। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आ जाएगा भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके पश्चात जो अधिनियम आया था वो आया था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। 5 नंबर पे आपका आ जाएगा, इसे हम लोग दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद आया था आपका 6 नंबर पर, इसमें वो आया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद आया था आपका, इसे हम लोग 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर पे हेडिंग डाल के, फर्स्ट नंबर पे जो पहला पहला प्रावधान आया था सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम में, इसको हेडिंग डालेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग डालेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट नंबर पे इसमें डालेंगे
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? ये आपका आया था 1773 में। इसके बारे में हम लोग प्रमुख प्रावधान देखते हैं। सबसे पहले इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त कंपनी में व्याप्त कंपनी में व्याप्त कंपनी में व्याप्त एक तरफ था भ्रष्टाचार और एक तरफ था कुशासन। एक तरफ आपका था भ्रष्टाचार, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ था कुशासन। कुशासन का मतलब नियमबद्धता, यानी कि एक तरफ भ्रष्टाचार को दूर करना, एक तरफ नियम बनाए रखना। इसका ये उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का, को दूर करना। को दूर करना, ये कंपनी का उद्देश्य था। अब हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान कौन कौन से आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। देख लेते हैं प्रावधान कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। हेडिंग एक तरफ डाल लीजिएगा, प्रावधान। प्रावधान इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत प्रावधान आ जाएगा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है किस प्रावधान के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका है, प्रावधान के अंतर्गत जो है वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बना था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? ये बना था वारेन हेस्टिंग। इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में प्रमुख जो प्रावधान है इसी के अंतर्गत कौन से हैं। इसी के अंतर्गत आपका और जो प्रावधान है वो है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना। यहाँ पूछ सकता है कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद अधिनियम परिषद जो था वो किसके प्रावधान के तहत आता है? वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम लोग देखेंगे कि जो 4 सदस्यीय परिषद थी वो कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे। नाम देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें नाम आ जाएगा आपका जॉर्ज मॉनसन। दूसरा नाम आ जाएगा इसमें फिलिप फ्रांसिस। तीसरा नाम इसमें हो जाएगा जॉन क्लेवरिंग।
ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट आपका चौथा है, जो चौथे व्यक्ति थे रिचर्ड बारवेल। रिचर्ड बारवेल ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद के सदस्य हो गए हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से जो है सदस्यीय कार्यकारी परिषद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे। 3 विकल्प दे देगा इसमें से, इसी में जॉर्ज मॉनसन दे देगा, फिलिप फ्रांसिस दे देगा, जॉन क्लेवरिंग दे देगा या फिर रिचर्ड बारवेल दे देगा। इसमें से एक विकल्प भिन्न दे देगा, तो आंसर उसका वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, ये किसके अंतर्गत आता है, किस प्रावधान के अंतर्गत। पॉइंट है नेक्स्ट आपका इसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कौन कौन से, बंगाल जो था किस प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, कौन कौन से जो क्षेत्र थे, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आती थी। इसमें आपकी आती थी कौन कौन सी, 2 थी इसमें। पहली जो थी वो थी बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, और दूसरी थी आपकी, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये हो गई बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंसी आती हैं, 2 आती हैं, बम्बई और मद्रास। नेक्स्ट आप नेक्स्ट डालेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, प्रावधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे कौन बनाए गए थे, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। और इनके जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे देख लेते हैं। सबसे पहले 3 लोग थे, पहला हाइड, दूसरा चैम्बर्ज, तीसरा जो न्यायाधीश था वो था लिमेस्टर, कौन थे, लिमेस्टर। ये हो गए हैं इनके अन्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय जो इसके बारे में संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कौन कौन से जो है उच्चतम न्यायालयों की स्थापना की गई थी देख लेते हैं। इसमें हम लोग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत, कौन कौन से उच्चतम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपका 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और इसी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, लास्ट पॉइंट है इसका रेगुलेटिंग एक्ट का। आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हेडिंग डालेंगे दूसरे नंबर पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, इसके बारे में चीजें जान लेते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान मिलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? इसमें जो कार्य हुआ था, मेन कार्य ये हुआ था, इस एक्ट में जो भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रह गई थी, उनको दूर करना और जो इसका पिट्स नाम पड़ा था, पिट्स नाम ये पड़ा था विलियम पिट्स पर पड़ा था, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रमुख प्रावधान। हेडिंग आपकी है प्रमुख प्रावधान कौन कौन से इसके अंतर्गत थे। प्रमुख प्रावधान, ये हो गई आपकी हेडिंग। ये आपकी हेडिंग हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसके जो है किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले जो इसका प्रमुख प्रावधान है, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका। पहला जो प्रावधान है वो है आपका कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। दूसरा पॉइंट आपका है इसी का, कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य।
दूसरा इसका पॉइंट है कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, ये इसी का पॉइंट है, इसी का फर्स्ट पॉइंट, ये इसी का सेकंड पॉइंट, इस तरीके से दूसरे में हो गए। अब हम लोग देखेंगे कंपनी के राजनीतिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से निकाय जोड़े गए थे, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड से नए निकाय का गठन। और दूसरा जो पॉइंट था इसी से, इसके अंतर्गत व्यापारिक कार्य के अंतर्गत वो आता निदेशक मंडल को अधीक्षक की अनुमति, निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति, अधीक्षण की अनुमति। ये हो गए कंपनी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पहला जो था आपका कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, ये हो गया था। अब नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण। कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण, ये हो गया है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक। अब तीसरा हम लोग डालेंगे चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके बाद जो अधिनियम आया था वो आया था चार्टर अधिनियम। तीसरा था आपका चार्टर अधिनियम 1786। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या था। इसमें था आपका सबसे पहले गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करना और अपने निर्णय को लागू करना का अधिकार प्रदत्त किया गया था, जो कि गवर्नर में नियत था। इसमें क्या था, इसमें आपका था, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को अधिकार, इसके अंतर्गत क्या क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका था सबसे पहले विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करना, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करना, निर्णय को रद्द करना और अपने निर्णयों को, दूसरा जो इसका था पॉइंट, दूसरा इसका पॉइंट था, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा पॉइंट था अपने निर्णय को लागू करना। ये सब चार्टर अधिनियम 1786 के तहत थी, जो कि गवर्नर जनरल में अधिकार, जो गवर्नर जनरल था उसको अधिकार ये प्राप्त थे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अधिनियम। इसके बाद जो अधिनियम आया था उसको भी हम लोग करेंगे। उसके बाद आपका अधिनियम कौन सा आया था, 4th नंबर डालेंगे हम लोग।
4th नंबर पे आया था आपका चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, इसके अंतर्गत देखेंगे प्रमुख प्रावधान कौन कौन से आते हैं, इनको हम लोग भी देख लेते हैं और चीज़ें अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार समाप्त। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत जारी। नेक्स्ट प्रावधान है आपका, नेक्स्ट आपका प्रावधान आ जाएगा। इसी के अंतर्गत कौन सा, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान आ जाता है वो आ जाता है ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। कार्य करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो प्रावधान आता है वो आता है प्रथम बार शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। किया गया। ये सभी के सभी प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के तहत आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट जो अधिनियम आपका है वो है चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम के तहत देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान आते हैं, इस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान आते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कैसा बनाया? संभव बनाया। नेक्स्ट है प्रथम विधि आयोग गठित किया गया।
प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, इसमें क्या हुआ था, इसमें मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी, मैकाले, मैकाले की अध्यक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। पूर्णतः समाप्त। ये हो गए इसके 3 पॉइंट। नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, इसी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। चौथा पॉइंट आपका है इसके अंतर्गत, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य शामिल। कौन सा दोस्तों, इसमें बात हो रही है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य शामिल। नेक्स्ट पॉइंट, है बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। नेक्स्ट अधिनियम है आपका, इसके बाद आया था आपका चार्टर एक्ट 1853 अधिनियम। नेक्स्ट आपका आया चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 आया था। इसके बाद अधिनियम, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख प्रावधान आए थे। इसमें थे सबसे पहला पॉइंट आपका, सबसे पहला इसमें प्रावधान जो आया था वो आया था, विधि निर्माण हेतु पहली बार पहली बार भारतीय विधान परिषद की स्थापना। भारतीय विधान परिषद की स्थापना। नेक्स्ट आपका प्रावधान है सिविल सेवकों की भर्ती।
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ। चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ। खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ। नेक्स्ट है इसी में तीसरा पॉइंट, डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जिसमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत होते थे। छह सम्राट द्वारा मनोनीत होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण। किया गया। ये हो गए, ये पहला मैंने पार्ट करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे द्वितीय ब्रिटिश ताज के, जो कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसको हम लोग करेंगे अभी जस्ट बिल्कुल अभी हम लोग करेंगे, इसको हेडिंग डालेंगे हम लोग। दूसरे नंबर पर हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत प्रावधान प्रमुख आए थे। एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम लोग अब डालेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान दिए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला इसके अंतर्गत जो प्रावधान आ जाएगा वो आ जाएगा इसको हम लोग 3 पार्टों में बांट लेते हैं। प्रमुख प्रावधान डाल के 3 पार्टों में डाल लेंगे हम लोग। प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रावधान आते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर लेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इनको 3 भागों में हमें डिवाइड करना है। 3 भागों में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले हम लोग एक तरफ करेंगे भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। दूसरा डालेंगे भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव, ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट।
तीसरा डालेंगे भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम। ये हो गया पॉइंट। अब हम लोग इसमें कवर करेंगे इसके पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है प्रमुख प्रावधान में। सबसे पहले भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे सबसे पहले देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसके अंतर्गत आ जाएगा कंपनी से छीनकर, कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दिया गया। राजमुकुट, राजमुकुट क्राउन को दिया गया। नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट इसके अंतर्गत अब देखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समस्त अधिकार दिए गए। समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को, किसको दिए गए? भारत राज्य सचिव को दिए गए। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें भारत के गवर्नर जनरल का जो नया नाम था वो वायसराय प्रथम, वायसराय, वायसराय बोला जाता था। और प्रथम जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष जो है प्रतिनिधि होने लगा। ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रतिनिधि होने लगा। नेक्स्ट हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे अब हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग है आपकी, हेडिंग आपकी है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान आते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो प्रावधान है वो आपका आ जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शक्ति वायसराय में निहित, वायसराय में निहित। और दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत है, दूसरा जो है प्रावधान इसके अंतर्गत वो है प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत। प्रेसिडेंसियों 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 को विधायी शक्तियां
विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत। तीसरा पॉइंट इसी में डालेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट है इसी में, तीसरा पॉइंट है राज्य विधान परिषदों का गठन। राज्य विधान परिषदों का गठन। नेक्स्ट है 4th नंबर पे विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता। को मान्यता। नेक्स्ट है पॉइंट इसका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में 5 नंबर पे वायसराय को कार्यकारी परिषद में, वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार। ये हो गए भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे प्रावधान कौन सा। नेक्स्ट जो है आपका अधिनियम वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका है दूसरा हो गया। इसके अंतर्गत अब आएंगे तीसरे नंबर पे। इसके अंतर्गत तीसरा जो है ये है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है केंद्रीय विधान परिषद के केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक हित के मामलों में केंद्रीय विधान परिषद के
परिषद के भारतीय भारतीय सदस्यों को सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। पूछने का अधिकार। चाहे वो प्रश्न जो है, कौन से प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको कौन कौन से हैं। एक पहले पूरक प्रश्न, सीमित निर्वाचन पद्धति का अनुसार। पूरक प्रश्न, निर्वाचन जो है यह मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार नहीं। अब इसमें करेंगे हम लोग सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। इस तरीके से हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम को 1892 जो है अधिनियम, इसको भी हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट भाग में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, इसको हम लोग 2 भागों में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।